हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली के बारे में बताऊंगा। मुझे आशा है कि यह टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विस्तार से बताता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भावी पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने हेतु की गई थी, क्योंकि विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना आज के युग की सर्वोपरि आवश्यकता है। इसका मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए देशों के क्रियाकलापों में समरसता लाना और सभी समस्याओं एवं विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने, संकट को टालने, शक्ति के प्रयोग को रोकने तथा हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने के लिए सार्वभौमिक राष्ट्रों की समानता के आधार पर दायित्व निभाना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रथम अनुच्छेद में उसके उद्देश्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच जन समुदाय के लिए समान अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना, आर्थिक, सामाजिक अथवा मानव जाति के लिए प्रेम आदि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों के कार्यों को समन्वित करने के उद्देश्य से एक केंद्र का कार्य करना एवं बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने में हर संभव सहयोग प्रदान करना। संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति एवं सुरक्षा की रक्षा हेतु तथा विश्व में युद्धों की समाप्ति के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। इन्हें प्राप्त करने का उत्तरदायित्व तथा कार्य भी सौंपे गए, जो प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं। पहला, दुनिया के सभी देशों में मित्रता, सहयोग तथा भ्रातृभाव पैदा करने के लिए उचित वातावरण के विकास हेतु कार्य करने का उत्तरदायित्व। दूसरा, विश्व में व्याप्त विवादों तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए शांतिपूर्ण साधनों एवं प्रक्रियाओं को लोकप्रिय बनाने का उत्तरदायित्व। तीसरा, निशस्त्रीकरण, विशेषकर परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने, ताकि युद्ध के उपकरणों, शस्त्रों को समाप्त करके शस्त्र उत्पादन को नियंत्रित करके तथा शस्त्र दौड़ को सीमित रखकर युद्ध की संभावनाओं को कम से कम करना। चौथा, किन्हीं कारणों से यदि युद्ध शुरू हो जाता है तो उस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयासों के द्वारा शांति की पुनर्स्थापना करना तथा इस संबंध में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना संगठित कर शांति की सुरक्षा कार्यवाही करना। पांचवा, विश्व समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रगति हेतु कार्य करना, ताकि संसार में समानता, स्वतंत्रता, सहयोग, न्याय, भ्रातृभाव, मित्रता एवं सुरक्षा का परिवेश पल्लवित हो और देश में युद्ध करने की आवश्यकता ही अनुभव न की जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल ध्येय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहां कहीं भी सशस्त्र आक्रमण हो वहां सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्यवाही करना है। जब से संघ की स्थापना हुई है तब से आज तक अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी अनेक विवाद इसके समक्ष लाए गए। इन विवादों को सुलझाने में यद्यपि संघ सदैव सफल नहीं हुआ है, तथापि अनेक बार युद्ध की संभावनाओं को टालकर विश्व शांति की दिशा में उसने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोपरि उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है, किंतु ऐसे किसी भी संघर्ष को सुरक्षा परिषद कैसे रोक या नियंत्रित कर सकती है जिसमें हर बड़े राष्ट्र अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को तात्विक या वास्तविक प्रश्नों के निर्णय में निषेधाधिकार अर्थात वीटो प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ की युद्ध निरोधक भूमिका के संदर्भ में हमें यह भी याद रखना होगा कि पिछले दशकों में क्षेत्रीय स्तर पर लगभग 200 छोटे बड़े सैन्य संघर्ष हुए हैं, जिनका निपटारा वस्तुतः संबद्ध देशों की सीधी वार्ता या दूसरे की मध्यस्थता से हुआ है और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की या तो कोई भूमिका नहीं रही या नगण्य रही। विवादों या झगड़ों के शांतिपूर्ण निपटारे के सिलसिले में भी कमावेश यही स्थिति रही है। उपनिवेशवाद के विघटन के मामले में 14 दिसंबर 1960 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 89 मतों से उपनिवेशवाद विघटन घोषणा पारित की। निश्चय ही इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद लगभग 50 राष्ट्रों को स्वाधीनता प्राप्त हुई, लेकिन जहां तक इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सीधे एवं ठोस योगदान का प्रश्न है, उपनिवेशवाद के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका है। प्रायः उपनिवेशवाद विघटन संबंधी सभी कार्रवाइयां उपनिवेश निवासियों के शांतिपूर्ण या गैर शांतिपूर्ण प्रयासों के फल स्वरूप हुई है। निशस्त्रीकरण से संबंधित आंशिक परीक्षण निरोध संधि 1963, परमाणु अप्रसार संधि 1968 और सीटीबीटी एवं रासायनिक हथियार निषेध संधि से संबंधित विचार विमर्श में संयुक्त राष्ट्र का सीमित योगदान ही रहा है। इन संधियों की मुख्य धाराओं पर सहमति महाशक्तियों तथा दूसरे राष्ट्रों की आपसी बातचीत से हुई है। दोनों साल्ट और स्टार 1, 2 एवं 3 समझौते में भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधी बातचीत के फलस्वरूप ही हुई, परंतु इन सब कमजोरियों के बावजूद यह मानना होगा कि संयुक्त राष्ट्र में संघर्ष की कई स्थितियों में, जैसे कि कांगो और साइप्रस में, शांति रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों में, जैसे कि भारत बांग्लादेश विवाद तथा पश्चिम एशिया संकट में, उसके विचार विमर्श एवं सलाह मशवरे के माध्यम से हालात की गहमा गहमी को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बारे में जिनेवा समझौता, इराक ईरान युद्ध विराम समझौता, नामीबिया की स्वतंत्रता संबंधी समझौता, अंगोला से क्यूबाई सैनिकों की वापसी के लिए पर्यवेक्षक दल तैनात करना, सोमालिया को गृह युद्ध से बचाने हेतु शांति सैनिक भेजना एवं कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त कराना संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियां कही जा सकती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ को आर्थिक और रचनात्मक कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिली है। उसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण किसी से छुपा नहीं है। संघ की स्थापना से लेकर अब तक मानवता को तृतीय महायुद्ध का भीषण रूप देखने को नहीं मिला। इसका श्रेय संयुक्त राष्ट्र संघ को ही दिया जा सकता है। संक्षेप में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को उग्र होने से रोकने के लिए सेफ्टी वॉल्व की भूमिका की तरह काम किया है। निष्कर्ष एवं सुझाव के तौर पर हम कह सकते हैं कि सन 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, तब दुनिया में स्वाधीन देशों की संख्या 50 से भी कम थी। अब जबकि 194 से ज्यादा देशों में आज़ादी के झंडे लहरा रहे हैं, सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन जरूरी हो जाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र चार्टर में अपनी निहित कमियां हैं, जैसे महाशक्तियों का वीटो अधिकार संयुक्त राष्ट्र के मार्ग में बाधा सिद्ध हुआ है।
चार्टर की एक बहुत बड़ी त्रुटि आधिकारिक संवैधानिक व्यवस्था का अभाव है। चार्टर का दूसरा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से किसी राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई निश्चित व्याख्या नहीं है, अतः संबंधित राज्य इस अनुच्छेद की मनमानी व्याख्या कर संयुक्त राष्ट्र के कार्य क्षेत्र को सीमित कर देते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सेना या पुलिस शक्ति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर परिवर्तनशील दस्तावेज है जिसमें बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन आवश्यक है ताकि उसमें हर तरह की विभिन्नताओं का समावेश हो सके। अतः हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर आधारभूत परिवर्तन हुए हैं। अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, किंतु नई विश्व व्यवस्था में अमेरिका की दादागिरी एवं ध्वंस का खतरा जैसा कि दिखाई भी दे रहा है बढ़ गया है। सोवियत सत्ता के अवसान के बाद अमेरिका और अन्य पश्चिमी शक्तियों के लिए शीत युद्ध भले ही खत्म हो गया है, लेकिन तीसरी दुनिया के देशों के खिलाफ यह और तेज हो गया है। वस्तुतः अब संघर्ष विकसित तथा गरीब देशों के बीच है। विश्व व्यापार संगठन, अंकटाड एवं समुद्री कानून सम्मेलनों में उनके मतभेदों को स्पष्ट तौर पर देखा गया है। निर्धन देशों के कच्चे माल की उचित कीमत, समुद्री संपदा के दोहन का उनका बराबरी का अधिकार, उनके लिए तकनीकी ज्ञान की व्यवस्था, सीमा शुल्क एवं सब्सिडी संबंधी विवाद एवं मानवाधिकार का प्रश्न आदि नवीन चुनौतियां हैं जिनको पूरा करना समानता एवं न्याय पर आधारित नवीन अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा विश्व में अबाध गति से बढ़ती परमाणु शस्त्रों की होड़ को रोकने के लिए कदम उठाना जरूरी है। इन सभी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।